अब हम लोग यहाँ से समझेंगे पवनों के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं, कैसे निर्माण होता है, किन चीज़ों के विषय में वहाँ पर परिवर्तन होता है, किन किन चीज़ों में, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि पवन के द्वारा जो निर्माण होता है, निर्मित होती हैं स्थलाकृतियाँ, वो कुछ इस प्रकार से होती हैं कि उनसे मरुस्थलीय स्तरीय क्षेत्र में स्थलाकृति का निर्माण होता है। क्योंकि जब हवा तेज़ चलती है तो क्या होता है, रेत उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के भूमि का स्थल तैयार होता है। सबसे पहला घर्षण, जब वायु किसी चट्टान से टकराती है तो घर्षण करते हैं। अब हम लोगों को लगता है हवा देखिए हल्के से टकरा रही है, बट आप जानते हैं कि 300 साढ़े 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलेगी तो क्या होगा कि किसी पर्वत से अगर टकराएगी तो धीरे धीरे उस पर्वत को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कट करना शुरू करेगी, वो रेत बनाना शुरू करती है। तो ये घर्षण होता है। प्राकृतिक में घर्षण का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज़ एक दूसरे से रगड़ कर अगर घिसती है तो उससे कहीं ना कहीं वो एक हानि ही होती है, उसमें कुछ ना कुछ जो है नुकसान होता है इस तरीके से। अपघर्षण की बात करें तो वायु में उपस्थित धूल के कण जो होते हैं, वायु के अंदर उपस्थित धूल के कण चट्टान से जब टकराते हैं तो उसे अपघर्षण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म याद रखेंगे आप सभी लोग कि अपघर्षण किसे कहते हैं। तो अपघर्षण वो है जब उपस्थित धूल के कण जब किसी चट्टान से टकराते हैं तो वो अपघर्षण कहलाता है। फिर उसके बाद संग निघर्षण कहें, सनिघर्षण कहा जाएगा इसे। तो वायु में उपस्थित जो धूल के कण होते हैं जब आपस में टकराकर टूटने लगते हैं तो उसे सन्निघर्षण कहते हैं। अब देखिए हवा जब चल रही है तो अगर इसमें महीन धूल है, इसमें महीन धूल है, जब बहुत तेज़ी से एक दूसरे टकराएंगे 300-400 किलोमीटर की रफ्तार से तो आपस में टकरा कर ये टूटेंगे, तो उसी जगह पर ये सन्निघर्षण होता है, इसमें सनिघर्षण। इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद याद करेंगे अगला पॉइंट कि छत्रपशिला। अब इसमें क्या परिस्थिति होती है, तो जब किसी बड़े चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान पाई जाती है तो वायु मुलायम चट्टान को अपर्दित कर देती है, जिससे छाता के समान आकृति बनता है, तो इसे छत्रशिला कहते हैं। अभी जैसे ये टाइप से बनता चला जाए, हवा टकरा रही है यहाँ से और ऐसे जाती जा रही है तो ये गड्ढा करता चला जाएगा, तो इसे हम लोग छत्रपशिला बोलेंगे। ये प्रोसेस यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बड़ा सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे ये है, इसमें हवा टकराई और इस तरीके से गड्ढा बनाता चला गया, ये छत्रपशिला है। ये मुलायम चट्टान है, जब इसमें टकरा रही हवा तो ये कठोर चट्टान ऊपर का हिस्सा, तो जिस तरह मुलायम है उधर कटता हुआ चला जाएगा पूरा का पूरा एरिया। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है, इस चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला बात करते हैं हम लोग इंसेल वर्ग। मरुस्थल में क्या होता है कि कठोर चट्टान जो होते हैं, चट्टानी टीले, इंसेल वर्ग कहा जाता है। कब कहा जाता है इन्हें, जो कठोर होते हैं बहुत ज़्यादा, जिनको हवा टकरा कर काट नहीं पाती, तो उसे हम लोग इंसेल वर्ग कहते हैं। तो इंसेल वर्ग नाम याद रखिएगा, उन चट्टानों को कहा जाता है जो कठोर होते हैं। उसके बाद जीवगेन कहें तो जीवगेन क्या होता है, इंसेल वर्ग को पवनें ऊपर से काट देती हैं। अब ये ऊपर से कट करती चले जा रही हैं तो दबाव के कारण क्या होता है कि डिब्बा सामान की आकृति बन जाती है, मतलब एक डिब्बा टाइप का बन जाएगा, तो उसे हम लोग जीवगेन कहते हैं। फिर अगले देखें आगे कि डाइकांटर क्या कहलाता है। डाइकांटर क्या होता है कि जब इंसेल वर्ग की हवाएं चारों ओर से उसे काट देती हैं तो चुंबकत्स्कलीय फल एक तरीके से बनता है, चतुष्फलीय कीय एक आकृति बन जाती है। इन चतुष्फलकीय आकृति को डाइकांटर कहा जाता है और यही डाइकांटर का प्रोसेस ऐसे बन जाता है। कुछ यहाँ पे ध्यान से देख लें, ये रहा यहाँ पे इंसेल वर्ग और ये यहाँ पे रहा जीवगेन और इस जगह पे यार जीवगेन, ऊपर ये फंडा पढ़ रहे थे हम लोग, और फिर डाइकांटर इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे बन जाता है। तो अलग अलग यहाँ पे आकृतियाँ बनती चली जाती हैं। ये सब चीज़ें आप लोग को यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद भूस्तंभ की बात करें तो जब किसी कठोर चट्टान के ऊपर दोनों तरफ से मुलायम चट्टान पाई जाती है, ऐसे करके एक चट्टान बना हुआ है, इधर हिस्सा कठोर मुलायम है, इधर मुलायम है, हवा टकरा टकरा के इतना हिस्सा हटा दिया लेकिन बाद में बीच में कठोर बच गया, तो ये चट्टान जो पाई जाती है पवने मुलायम चट्टान को तो काट देती है, लेकिन जिसमें स्तंभ की आकृति बन जाती है उसे भूस्तंभ कहते हैं। बस यही होता है, कठोर वाला छूट जाएगा। फिर इसके बाद थाइडेड बोलें तो जब कठोर तथा मुलायम चट्टानें समांतर पाई जाती हैं तो भू स्तंभ की एक कतार बन जाती है, लंबी सी एक कतार बन जाती है, तो उसको थाइडेड कहा जाता है। ये कतार जो निर्माण होती है इसे थाइडेड का नाम दे दिया जाता है। इस तरीके से इसको फैक्टर को याद रखेंगे। फिर इसके बाद बात करिए जालीदार शिला। तो जालीदार शिला क्या होती है, अब ये शिला जब बन जाएगी तो जालीदार कैसे होगा, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनें जो हैं पहाड़ियों पर छिद्रनुमा आकृति बनाती हैं जिसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और जिससे जालीदार शिला कहते हैं। तो यहाँ पर ये होता है, इस तरीके से कुछ निर्माण हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि ये तब होता है जब ये कच्चा एक पत्थर हो, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो, तब की परिस्थिति में ऐसा होता है और धीरे धीरे इसमें कटना शुरू हो जाता है। फिर आगे देखिए
वातरंध पवनें क्या होती हैं? तो जब मरुस्थलीय भूमि में गर्त में गड्ढा का निर्माण होता है, उसे कहते हैं हम लोग वातरंध कहते हैं, उस तरीके का जो निर्माण होता है। तो वातरंध क्या होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब भूमि में गर्त एक गड्ढे का निर्माण होता है तो उसे वातरंध कहते हैं। ऐसे टाइप का हवा से ही ये माध्यम से बनता है, ध्यान रखिएगा। तो ये धीरे धीरे जैसे गड्ढा बनता जाता है तो इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे बन जाता है। फिर वालसन झील की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में, जहाँ मरुस्थल क्षेत्र होता है, पर्वतों से घिरी हुई झील को वालसन झील कहा जाता है। अजमेर आना सागर, ये यहाँ पर वालसन झील का एक उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। वालसन झील जब सूख जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये नमक का अच्छा स्रोत होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? नमक का अच्छा स्रोत जो होता है वालसन झील को, तो सूख जाने पे हम लोग इसको जो है टीला बोल देते हैं। एक तरीके का टीला यहाँ पे तैयार हो जाता है इस तरह से। फिर बरखान की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बालू के जो टीले होते हैं उन्हें बस बरखान कहा जाता है, ये नाम दिया जाता है वहाँ पर बरखान। तो ये बरखान वाली चीज़ भी आप समझ गए होंगे, आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आज इसे क्या कहते हैं। देखिए जितना भी मैं बता रहा हूँ इनका सबका आपका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। PDF आपको चाहिए तो आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ये सारी चीज़ें आपके SSC एग्जामिनेशन में आने वाली हैं, बिल्कुल अच्छे से रट डालिए। आपके और जो एग्जामिनेशन होने साइंस का जिसमें सेक्शन पूछा जा रहा है वहाँ भी आ रहा है, तो बिल्कुल अच्छे से रट डालिए। ऐसे एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो एटलीस्ट कर ही लीजिए।